कोई न सुने हमारी, तेरी तहसीलों में कोई न सुने हमारी भैया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जमीन का नाम आते ही सबसे पहले झगड़ा याद आता है, क्योंकि जमीन का इतिहास भी यही है। भूमि अधिग्रहण का नाम जब आप सुनते हैं तो इसके तीन किरदार आपकी नजरों के सामने घूमते हैं, कॉरपोरेट, किसान और सरकार। लेकिन ज्यादातर इस पूरी बहस में कॉरपोरेट और सरकार की चिंताएं सामने आती है। किसानों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली तक चलकर आना पड़ता है। 1894 का बनाया हुआ कानून है ये भूमि अधिग्रहण का। इस कानून को बदलने में 121 साल लगे। 121 साल लगे इस कानून को बदलने में। लेकिन जो नया कानून 2013 में बना, उसे बदलने में 1 साल भी नहीं लगा। और इसे अध्यादेश के जरिए संशोधन करने के बाद वित्त मंत्री ने 31 दिसंबर को एक ब्लॉग लिखा और इस ब्लॉग में सभी राज्य सरकारों को चुनौती दी कि अगर राज्य सरकारों में हिम्मत है तो सार्वजनिक रूप से इस बदलाव का विरोध करके दिखाएं। उनका दावा था वित्त मंत्री का कि इस बिल में गांव के लोग, गरीब और विकास की जरूरतों में संतुलन बनाया गया है। 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से इस बिल को बनाया गया था। लेकिन वित्त मंत्री को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि 2 महीने भी नहीं बीते होंगे कि इस तरह से इस कानून का चौतरफा विरोध होने लगेगा, जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए लाना चाहती है। इतने संगठन और इतनी पार्टियां इसके विरोध में आगे आ गई हैं कि सरकार भी अब संकेत दे रही है कि वो खुले तौर पर उन विरोध पर विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत दिनों बाद सार्वजनिक जीवन में एक ऐसा मसला आया है जो ट्विटर, हैशटैग और फेसबुक के जरिए नहीं आ सकता था, जिस मसले में भावुकता की अपार संभावनाएं हैं। मगर बेहतर है कि हम इन संभावनाओं को छोड़ इसकी सूचनाएं और जानकारी के आधार पर अपनी एक समझ बनाने का प्रयास करें कि भूमि अधिग्रहण का मसला क्या है। क्या हमारे किसान विकास विरोधी हैं? क्या कॉरपोरेट या सरकार जो सोचती है कि इनकी जमीन नहीं मिलेगी तो विकास नहीं होगा, लेकिन जो किसानों की मांग है वो क्यों इतनी नाजायज तरीके से पेश होती है या क्यों लगती है, जिसे आप हमेशा विकास के विरोध के चश्मे से आप देखते हैं। तो 2014 के अध्यादेश में भी बहुत सारे कमियां हैं, 2013 के अध्यादेश में भी कमियां सारी बताई गई थी। एक और बात है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं वो जमीन को हड़पने की दूसरी तीसरी कानून बनाने लगते हैं। एक बड़ा बदलाव आया है कि पहले किसानों के साथ बहुत नाइंसाफी होती थी, वो जमाना चला गया। लेकिन वो जमाना अब भी नहीं आया है कि किसान भरोसे से कह सकें कि इस कानून या इस कदम से उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो आज हम जो एकता परिषद की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है, इस मार्च में चलते हुए हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि इसमें अभी इस मार्च में चलते हुए सरकार का पक्ष नहीं है, लेकिन जो वित्त मंत्री ने लिखा है हम उसी को सवाल बनाकर रमेश जी हैं उनसे पूछेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्यों इनका विरोध है, ये क्या चाहते हैं। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसानों ने देश के लिए जमीन नहीं दी, बल्कि यही ऐसा ज्यादा है कि देश ने जमीन ले ली मगर किसानों को कुछ नहीं दिया। यह भी सही धारणा नहीं है कि हर जगह अधिग्रहण को लेकर टकराव ही है, कई जगहों पर यह कामयाब भी हुआ है। कमी है तो इस मसले से जुड़े सही सूचना की, वो पत्रकारों के पास भी नहीं है, तो आप तक कैसे होगी। तो आज हम आप तक इस मसले की बारीकियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रमेश जी, राजगोपाल जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों की तरफ से, अरुण जेटली ने कहा कि जब अध्यादेश लाया गया और ब्लॉग लिखा कि 5 अपवाद हैं और उनको हम मुक्त कर रहे हैं, जैसे हाईवे बनाना हो, डिफेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो इन सब योजनाओं के लिए आपको 70 से 80% किसानों से सहमति नहीं लेनी होगी और जमीन लेने का क्या सामाजिक असर होगा इसका अध्ययन नहीं होगा। इसका दावा किया कि यह विकास के लिए बहुत जरूरी है, वरना हिंदुस्तान का विकास रुक जाएगा। इसमें क्या कमी है उनके दावे में? एक तो विकास का उनका जो परिभाषा है, हाँ, उस पर हमें विरोध है।
ये जो व्यापक संदर्भ देश में है, 70% किसान को भूमिहीन बना के, आदिवासियों को, दलितों को, वंचितों को भूमि न देके, अगर सिर्फ उद्योगपतियों को जमीन देना ही विकास का मापदंड है, तो पूरे विश्लेषण से ही हमारे असहमति है। क्योंकि विकास सिर्फ एक एक्सटर्नल रियलिटी नहीं है कि सड़क और मकान नहीं है। तब फिर ये सब्जेक्टिव मसला हो जाता है। फिर सरकार कहेगी कि वो ये मैंडेट लेकर आई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनको जमीन कहाँ से चाहिए, रेल लाइन अगर बनानी है या फिर सड़कें चौड़ी करनी है, नई सड़क बनानी है, तो ये सब जमीन कहाँ से आएगी? ये बुनियादी चीजें हैं। अगर विकास के हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मत लीजिए। अगर आपको जमीन लेना ही है तो किसान से सीधे लीज पर लेने के लिए कंपनियों को कहिए, लीज पर लेने के लिए। अच्छा, ताकि के लिए जमीन लेने की बजाय लीज पर लें, ताकि आप लीज पीरियड में किसान के परिवार पलेगा, क्योंकि लीज अमाउंट उनको मिलेगा। साथ साथ लीज पीरियड खत्म होने से उनको जमीन भी वापस मिलेगा। लीज पीरियड की बात तो ना तो 2013 के कानून में है, ना इस अध्यादेश में। इसलिए वो कानून को पुनर्विचार करने की जरूरत है, उस कानून पर, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन का कानून है। जहां वो दुश्मन के साथ किस प्रकार पेश आ रहे थे, उस प्रकार देश के किसान से लोगों से पेश आ रहे थे। लेकिन ये स्वतंत्र भारत में अगर वो कानून को उसी ढंग से आप चलाना चाहें, इसलिए जयराम रमेश ने थोड़ा बहुत बदलाव की, अच्छा की, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही में अधिग्रहण जैसे शब्द का कोई महत्व नहीं है इस देश में। पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजगोपाल जी ये कह रहे हैं कि किसानों से उद्योगपति लीज पे जमीन लें, ताकि लीज अमाउंट दे उनको और लीज पीरियड में उनके परिवारों को भी नौकरी वगैरह दें, जिससे उनका भरोसा बढ़े। आप कह रहे हैं कि लीज पे कोई बड़ी कंपनी किसानों से जमीन ले, लेकिन वो लेने की प्रक्रिया में जो सामाजिक असर का अध्ययन है, जो 70 से 80% है, उद्योगपति कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं जमीन लेने के लिए कई वर्ष बीत जाएंगे अगर 70% या 80% लेंगे। उनकी चिंताओं का वो एड्रेस कीजिए तो ठीक रहेगा। फिर अगर अधिग्रहण की बात हो तो आपको 80% की अनुमति चाहिए, और 80% से कम अनुमति होगा तो मुश्किल है, क्योंकि गांव के पूरा जो इम्पैक्ट है उसके बारे में कम से कम 80% को बात करना पड़ेगा। लेकिन लीज हो, ये प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाते हैं। लीज में 80% की बात नहीं रहेगी, क्योंकि किसान को मर्जी हो तो वो लीज पे देगा। और आज बहुत सारे किसान जमीन हाथ से चला गया इसलिए दुखी है। अगर उनको ये मालूम हो जाए ये जमीन एक समय फिर वापस हमें मिल सकता है, वो शायद इस बात को लेकर इतने दुखी नहीं होंगे। एक तो बात ये, दूसरी बात जितना जमीन चाहिए उतना ही लीजिए। अभी ये जो अधिग्रहण के नाम से आप बिल्कुल हजारों एकड़ जमीन ले रहे हैं, उसके बाद कंपनी वाले उसको लीज पर दूसरों को दे रहे हैं। एक बात मोहम्मद साहब यहाँ राजगोपाल जी ने कही है कि अगर आप लीज के जरिए जमीन लेते हैं तो अधिग्रहण की जरूरत नहीं है, और 70 या 80% सहमति की जरूरत नहीं है। तो लीज पर लेने से जमीन लेने की प्रक्रिया आप कह रहे हैं ज्यादा आसान होगा और जल्दी हो सकती है, और उद्योगपतियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। एक बात और जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इस पुराने 2013 के कानून में था कि 5 साल तक अगर आप जमीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या पूरा नहीं हो पाता तो वापस करनी होगी वो जमीन। वित्त मंत्री ने अध्यादेश बदलते समय ब्लॉग लिखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 5 साल में पूरे नहीं होते, जैसे स्मार्ट सिटी हो या सिंचाई की योजना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो। अगर ये सब प्रावधान लागू होगा तो हम अधूरी पड़ी योजनाओं के मुल्क के रूप में प्रख्यात विख्यात हो जाएंगे। जी, इसलिए वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे हम लोग ये कहते रहते हैं कि आप अधिक जमीन अधिक हाथ में मत लो। आपको किसी जैसे सड़क के लिए आपको जमीन चाहिए, फिर उसके साथ आप टाउनशिप के लिए भी जमीन लेते हैं। आगरा में जो संघर्ष चल रहा है वो कह रहे साहब हम खुशी से आपको सड़क के लिए जमीन देंगे, जेपी को देंगे, लेकिन ये टाउनशिप वाला धंधा आप बीच में ले आके हमारे जमीन लेके वो टुकड़ा बना बना के बेच रहे हैं। हरियाणा में आप जाकर देखिए, बहुत सारे कंपनियों ने हजारों एकड़ जमीन 22 लाख रुपए में ले लिया। 22 लाख रुपया में ले लिया, और 22 लाख का ही जमीन अब 1.5 करोड़ रुपया में कंपनी लीज कर रहे हैं। अच्छा, 22 लाख में हरियाणा में से जमीन लेके वो लोग उसको कंपनी लीज कर रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन आपने 22 लाख में ले लिया, और वही जमीन उसी किसान के आंख के सामने आप 1.5 करोड़ में दूसरे कंपनियों को 30 साल के लिए लीज कर रहे हैं। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? इस पूरे इलाके में आपको कहानी मिलेगा कि आपके जमीन सस्ते में झट
हेल्प लिया और उसको लीज देके आप पैसा कमा रहे हैं। तो कंपनियों को इसमें एक बात ये समझने का है कि सरकार से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। सरकार मीडिएट करे, एक तरफ ताकतवर, एक तरफ जब कमजोर खड़े हैं, सरकार की भूमिका मीडिएशन की है। अच्छा, सरकार एक पक्षीय होके नहीं करे। कानून बना के गरीबों को सदाएं, आदिवासियों की जमीन खदान के लिए छीन ले और आदिवासियों का पुनर्वास न करें, क्योंकि आदिवासियों के हाथ में कोई पट्टा नहीं रहता। आदिवासी परंपरागत कानूनों पर विश्वास करके अपने जमीन पर जी रहे हैं। तो आदिवासियों को आपने बेघर कर दिया और पूरे जमीन खदान के नाम से कंपनियों को दे दिया। तो गवर्नमेंट जस्टिस पर आधारित निर्णय लेने के बदले सिर्फ कंपनियों के एजेंट बन के ना करे, भूमि ना अधिग्रहण करे, करने वो की इंसाफ वाली बात है। बिल्कुल, पर मैं अपने टेलीविजन के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये वो किसान हैं जो कई 100 किलोमीटर का पैदल चलकर आ रहे हैं। और इन किसानों को देखिए कि क्या इनके पास भूमि अधिग्रहण जैसी बारीक चीजों की सूचना उपलब्ध होगी। क्या ये किसी भी स्थिति में जान पाते होंगे कि सरकार किस लिए प्रोजेक्ट ले रही है, जो जमीन की कीमत तय की गई है वो सही है या नहीं है, जो जमीन जिस कीमत में ली जाएगी उसकी क्या गारंटी होगी। जैसा भी राजगोपाल जी बता रहे थे कि हरियाणा में 22 लाख की जमीन लेकर 1.5 करोड़ में लीज की जाती है। तो ये जो एक अनुशासन हमारे किसान चलकर आए हैं, जिनके पास ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है, तो ये चलकर या तो ये हैशटैग नहीं करा सकते, तो काफी है हैशटैग कराने के लिए। और इनमें से अधिकतर लोगों का जमीन नेशनल पार्क के नाम से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, उद्योग के नाम से, इन सब की और जमीनें ली गई हैं, खदानों जो के नाम से ली गई हैं। चूंकि इनके पास पट्टा नहीं है, ये परंपरागत कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं, बापा परदादा इसी में जोते रहे हैं, इनको सबको बेघर कर दिया। और ये जाएंगे हम अपने दर्शकों के सुविधा के हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि इस अधिग्रहण को जो इसमें प्रभावित पार्टी है उसे भी अलग अलग तरीके से देखना होगा। जो आदिवासी हैं वो अलग तरीके से प्रभावित हैं, क्योंकि उनके पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, पारंपरिक तौर से उसके मालिक होते हैं, कोई ले लेता है। जो हरियाणा वगैरह के जो किसान हैं इनके पास रिकॉर्ड होता है, इनका अलग मसला है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप आदिवासियों में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपने ये तय कर लिया यहाँ टाइगर रिजर्व होना है, तो उनको आप उठा के पटक देते हैं। राजगोपाल जी, चूंकि यहाँ पर सिर्फ आप ही हैं, एक ही पक्ष जा रहा है, बिल्कुल, पर हम चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से अभी तक जो घोषित स्टैंड है उसी को लेकर आपसे सवाल करें। क्या ये वित्त मंत्री की चिंता जायज नहीं है कि 5 साल में अगर आप जमीन लौटा देंगे तो कैसे वो सारा प्रोजेक्ट पूरा होगा, स्मार्ट सिटी या जो भी है इनका जो जॉन सर्विस सिटी है। इसलिए एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा होना है, एक एक प्रोजेक्ट पर चर्चा होना है। आप जनरली इस बात को नहीं कह सकते कि किस प्रोजेक्ट का क्या लाइफ पीरियड होना चाहिए। मैं इस देश में बहुत सारे, पर वो वित्त मंत्री हैं, वो कानून तो एक जनरल कानून ही बनाएंगे पूरे देश के लिए। लेकिन मैंने इस देश में बहुत सारे इलाके में देखा हूँ कि जहाँ जमीन अधिग्रहण हुआ है, प्लॉट बना बना के बेच रहा है, अलग अलग कंपनी को लीज कर रहा है, और दूसरी तरफ जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया है वो प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है सब कुछ। अगर आप ग्वालियर के पास जाएंगे, पालनपुर, और आप देखेंगे हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, सारे फैक्ट्री बंद हैं। किसान कह रहे कि जमीन हमको वापस दीजिए, दे नहीं रहे हैं। जो लेने के बाद जिसमें प्रोजेक्ट पूरे हो गए और वो बंद हो गए, वो जमीन तो वापस देना चाहिए। तो जो ये वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 5 साल बाद लौटाने के मामले में उनकी बात में भी सारी बात नहीं है, और आप जोड़ रहे हैं जो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और बंद हो गया वो खाली क्यों पड़ी हुई है जमीन, वो वापस दीजिए किसान। एक तो हम कह रहे उतनी जमीन लेना चाहिए जितना चाहिए। जो प्रोजेक्ट का पीरियड खत्म हो गया और वो चल नहीं रहा, वो जमीन वापस होना चाहिए। तो बहुत सारी जमीन आज भी किसान को वापस हो सकता है, और उसको प्लॉट बना के बेचने से रोकना चाहिए। तो क्या ये अधिग्रहण का ज्यादा बड़ा हिस्सा उन किसानों की जमीन का हो जाता है प्राइवेट कंपनियों के लिए, जैसे प्लॉट काट कर जमीन बसाने के, मकान बनाने के लिए, इन सब के लिए हो जाता है? आप ये कहते हैं अधिकतर हिस्सा जो है आजकल ये जिसको हम धरती मैया कहते थे, वो धरती मैया तो गया, अभी तो ये सिर्फ बिजनेस का साधन हो गया है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का साधन हो गया है। जिनको जमीन से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भी एक प्रकार टैक्स बचाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड पर इन्वेस्ट कर रहा है, फार्म हाउस बना रहा है। तो ये पूरा जो धंधा बना लिया है जमीन को, आम लोगों को अन्न पैदा करके जीने के लिए जो धरती है, इसको बिजनेस बना लिया, ठेका बना लिया, बिल्डर्स का हिसाब बना दिया। ये आपने एक बात कही कि फार्म हाउस बना रहे हैं। योगेंद्र यादव ने एक लेख लिखा था कि प्रधानमंत्री के घर के सामने जो रेस कोर्स है, ऐसी जमीनों का तो अधिग्रहण नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसे बेआवाज किसानों की जमीन का अधिग्रहण होता है। लेकिन फिर भी
मैं आपकी तरफ से, अगर आप वित्त मंत्री होते और आपके ऊपर देश में, क्योंकि देखिए बिना जमीन के जो पूंजी की जो शर्त है वो पूंजी पैदा नहीं होती है, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करते सर? इसलिए मैं ये मानता हूँ हाँ। कि हम लोगों ने पिछली बार आंदोलन करके हाँ। जब आगरा आए 50,000 लोग, हाँ। एग्रीमेंट किया एक हाँ। नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी की। हाँ। हमने कहा कि भारत में कितनी जमीन है, वो जमीन किस काम में आने वाला है, किसके हिस्से में कितना जाएगा, महिलाओं का जमीन पर क्या अधिकार होगा, कुल मिला के एक राष्ट्रीय भूमि नीति की जरूरत है। अच्छा। आपके पास इंडस्ट्रियल नीति है, न्यूक्लियर नीति है, हाँ। आपके पास भूमि को लेके एक नीति क्यों नहीं? राजगोपाल जी, अगर हमारे आज के युवा दर्शक, शाइनिंग इंडिया और इंडिया इंडिया वाले दर्शक ये समझ रहे हो कि आप ये सब कर रहे हैं तो उनके लिए विकास रोक देंगे, आप विकास विरोधी हैं, तो आप ऐसे दर्शकों को आप खुद संबोधित करके बताएं कि आप क्यों विकास विरोधी नहीं? एक विकास के बारे में धारणा बदलने की जरूरत हाँ। है। 20% दलित, हाँ। 8% आदिवासी, 11% गुमंदू, 2% मछुआरे, हम्म। क्या इन सबको पीछे छोड़कर, इनको Right. सबको झुग्गी झोपड़ियों में भेजकर क्या हम विकास के ढिंडोरा पेटेंगे? तो Point number one, नौजवानों को समझना है। समझना है और जी। विकास दूसरा है कि बाहरी विकास के साथ साथ मनुष्य के अंदर विकास की हाँ। जरूरत है। हमारे अंदर अगर संवेदना नहीं है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे विकास हो, हमारे आर्थिक विकास हो, तो बाकी लोगों के विकास के बारे तो में युवाओं बिल्कुल को सोच देखना रहे हैं। चाहिए कि इस मॉडल से 4 घरानों का विकास ज्यादा हुआ बिल्कुल। ये, या 40,000 किसानों का विकास ज्यादा बिल्कुल। हुआ, और फिर वो उस हिसाब से अपने ट्विटर पर हैशटैग कर सकते हैं। Exactly. और रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है जी। कि 1% लोग इस हाँ। दुनिया के 80% जी, हाँ। संपत्ति पर कब्जा हाँ। किए हुए हैं। हाँ। क्या ये विकास मॉडल को और वो आप थॉमस आगे- पिकेटी ने तो कैपिटल इतनी बड़ी किताब लिख दी कि 1% लोगों को पूरी दुनिया में फायदा हो रहा है। Absolute. पर अब दूसरे पक्ष की तरफ पढ़ते हैं। ये जो वित्त मंत्री ने अपने ब्लॉग पर लिखा था जी, जी। कि 2013 के कानून में ये जोड़ा गया कि प्राइवेट अस्पताल और शैक्षणिक इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी। हाँ। तब इनकी दलील है कि भाई अगर आप स्मार्ट सिटी बसाना चाहते हैं, नया शहर बनाना चाहते हैं, ये वित्त मंत्री ने लिखा है कि क्या वहाँ सिविल अस्पताल ही होंगे, क्या वहाँ सरकारी अस्पताल ही होंगे? मतलब मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं एक जनमत होगा तभी वो कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वहाँ प्राइवेट अस्पताल बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने। ये जोड़ दिया है क्योंकि वित्त मंत्री का कहना है कि क्या इनके बिना कोई शहर बन पाएगा। इस पे मुझे लगता है कि जो सुषमा स्वराज ने जो भाषण दिया हाँ। पार्लियामेंट में, हाँ, हाँ। इस विधेयक पर चर्चा होते होते जयराम रमेश के समय, हाँ। उसको फिर सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। अच्छा भाषण था वो। अच्छा भाषण था। मुझे लगता है कि उसी प्रकार हमारे जो आज स्पीकर जो है महाजन हैं, उन्होंने जो पोजीशन लिया उस समय जयराम रमेश को जब रिकमेंडेशन दे रहा था, रिकमेंडेशन कमेटी के वो चेयर रही है, उस चेयर ने जो पोजीशन लिया उसको भी रिविजिट करने की आवश्यकता है। ठीक है। कि उस समय अगर आपको लगता है इन सब चीजों का विरोध होना चाहिए, आज जब आप सत्ता में आ गए अचानक आपको क्यों लगता है कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो मुझे लगता है कि 8 महीने के अंदर इन लोगों ने जो पोजीशन चेंज किया है, हाँ। वो सुषमा स्वराज हो या वित्त मंत्री हो, हाँ। ये शिफ्ट सिर्फ ये दिखा रहे हैं हम सत्ता में हैं तो हम हाँ। पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे, तुम सत्ता पर, में हैं पर तो पूंजीपतियों के अगर लिए मान काम लीजिए नहीं करेंगे। उनके पक्ष को ज्यादा मौका देते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सामाजिक असर, सोशल इम्पैक्ट स्टडी करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या आप हमारे सामान्य दर्शक को समझा सकते हैं कि ये सोशल इम्पैक्ट स्टडी क्या है, इसकी कौन सी एजेंसी इस कानून में कल्पना की गई है कि वो ये स्टडी करेगी, और क्या वाकई इससे बहुत देरी होगी? ये बात कहते हुए मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इस कानून को लागू करने के लिए जो नियम बनाने थे कई राज्य सरकारों ने बनाए ही नहीं, तो जमीन पर इसे ठीक से आजमाया नहीं गया। तो आपको ये पता नहीं है कि सामाजिक असर का अध्ययन करते वक्त कहां हम फेल हो गए और कहां हम पास हो गए। लेकिन फिर भी अगर वित्त मंत्री ये बात कहते हैं तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी इलाके में आए, हाँ। उसका अगर सोशल एनालिसिस नहीं करेंगे, सोशल इम्पैक्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का अध्ययन है, उस प्रकार हर प्रोजेक्ट का एक सोशल इम्पैक्ट भी है हाँ। कि कौन प्रभावित होगा, उनका जिंदगी का क्या होगा, वे लोग कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एजेंसी कौन सा भी हो, कोई एक संवेदनशील एजेंसी को ये देखना होगा। हाँ। जैसे पर्यावरण के बारे में चिंता है, हाँ। उसी प्रकार सोशल सिचुएशन के सारे बारे में भी राइट। एक व्यापक अध्ययन होना चाहिए। हाँ। उस इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए हाँ। शुरू से ही तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर बिना तैयारी के आप ये सब करोगे
तो पर्यावरण भी खत्म होगा, समाज भी समाप्त होगा, सिर्फ पूंजीपति। एक मैं आपकी तरफ से दर्शकों को जोड़ दें कि कोई कंपनी जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसका अध्ययन वो कोई 20 साल में नहीं करती है। बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, 2-4 महीने लगाते हैं, काफी डिटेल उसका अध्ययन करती है। तो जब प्रोजेक्ट का अध्ययन होता है तो जिस जमीन पे वो प्रोजेक्ट लगना है, उस जमीन से विस्थापित किसानों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, ये कौन सा रॉकेट साइंस है कि जो सही समय पे नहीं हो सकता। बहुत छोटी सी बात, पर ठीक है, हाँ, पर फिर भी आप हमारे दर्शकों को जागरूक कर सकें तो बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी होता है और उसमें कम समय लगता हो, या ऐसा कोई अनुभव है? कई देशों में मैंने देखा है कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। अच्छा। मैं फ्रांस में देखा, इंग्लैंड में देखा, और आजकल इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। इवन डेवलपिंग कंट्रीज, कहीं ब्राजील में मैंने कई प्रोजेक्ट्स को देखा, कोलंबिया में देखा। अब ये लोग ये मानने लगा है कि एनवायरमेंटल स्टडी जैसा ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस, और उसको किए बिना करेंगे तो हम पूरा नुकसान पहुंच जाएंगे वहाँ रहने वाले लोगों को, उनकी जिंदगी बर्बाद होगा। और आखिर ये सारे प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि लोगों के भलाई के लिए हैं, तो लोग जो स्वरोजगार से जी रहे हैं, मेरा समझिए कि जब आप 100 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो 1000 स्वरोजगार को खत्म करते हैं। इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आपने कभी एम्प्लॉयमेंट के रूप में माना नहीं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट के रूप में मानेंगे, आदिवासी लोग, गरीब लोग, मछुआरे लोग भी आज एम्प्लॉयड हैं उस जमीन के कारण, अगर आप कहेंगे कि ये नजरिए की बात आप कह रहे हैं कि जो उस जमीन पर काम करते हैं हम उनको एम्प्लॉयड नहीं मानते, जबकि मानना चाहिए, क्योंकि हम नौकरी करने को ही एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं। तो ये गलत दृष्टि है। और इस देश के करीब 90% लोग तो असंगठित स्वरोजगार में है, स्वरोजगार में है। और सरकार चाहे तो भी सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकता। क्या आप इसका जवाब, आपको मैंने वक्त दिया बताने का कि प्राइवेट अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाएं भी खुलेंगी और प्राइवेट कंपनी की जगह प्राइवेट एंटिटी जो अध्यादेश में जोड़ा गया उसको लेकर? जी, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अगर गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी को मदद करने के लिए कानून लाएंगे तो प्राइवेट प्रोसेस और ज्यादा ताकतवर होगा। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर रहे हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट में हैंड ओवर करने के लिए। रविवार को मेरे हाथ एक किताब हाथ लग गई, मैं खरीद के लाया, संजय चक्रवर्ती की किताब है द प्राइस ऑफ लैंड। तो उसमें वो कहीं बाहर के देश के प्रोफेसर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर टकराव ये माना जाता है कि पूंजीपति जो उद्योगपति हैं और किसानों के बीच है। ये सही नहीं है, सरकार और किसानों के बीच है। ऐसा क्यों है अगर है तो? मुझे लगता है कि प्राइवेट ये पूंजीपति जो है वो सडनली सरकार को सामने लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा, अब उसके पीछे एक कारण है। अच्छा, सरकार पूंजीपतियों की मिडिलमैन है। अच्छा, एक प्रकार वर्ल्ड बैंक ग्रेडिंग इसका शुरुआत है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जो देश इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनाएगा वो उनको बहुत अच्छा ग्रेड देंगे हम। आज इंडिया 147 है और ये 50 में 40 में आना चाहते हैं। इसलिए इस देश के तमाम लेबर लॉस, लैंड लॉस, एनवायरमेंटल लॉज को शिथिल करके ही आप 147 से 50 में आ सकते हैं। जैसे ही आप ये बात कहते हैं, प्रेस में ये बात आने लगती है कि आप विकास की गति को रोकना चाहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ब्लू कॉलर जॉब होगा, तो आप लोगों को विरोधी के रूप में देखा है। जबकि ये सही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश का विकास का मतलब होगा इस देश के सबको साथ लेके चलने वाले एक विकास का मॉडल, जिसको गांधी ने सर्वोदय शब्द से परिभाषित किया। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने जहां सब लोग खुशहाल रहें, तो फिर आपको विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये अभी बैठ क्यों गए? ये हर 1 घंटे के अंदर 1 घंटा 1.5 घंटा चलने के बाद लोग 10 मिनट 15 मिनट विश्राम करते हैं, 10-15 मिनट बैठ जाते हैं। और ये कब से चल रहे हैं ये लोग? अभी तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कहाँ से चल के आ रहे हैं? ये आज तो हम लोग आए हैं मेट्रो से। ये जो पिछला जो शुरुआत हुई इस यात्रा, हम लोग पनवेल से चले हैं। 20 तारीख से चल रहे हैं। 20 तारीख से चल रहे हैं। रोज हम लोग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, रोज 12 से 15 किलोमीटर आप चलते हैं और 1 घंटा चलने के बाद आपके किसान बैठ जाते हैं। देखिए, यही आप मिडिल क्लास बिना चले कितनी आसानी से हैशटैग करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन किसानों को 1-1 घंटा चल के 10 मिनट 20 मिनट यहाँ बैठना पड़ता है।
पर हाँ और उसके साथ हाँ 1 मील ए डे, दिन एक ही बार खाना खाते दिन हैं। में सिर्फ एक खाना है एक खाना खाते और हैं। सड़क पर ही सोना है। तो इस ठंड पर सोना, हाँ। एक बार खा के चलना, दिन भर 12 किलोमीटर चलना, हाँ। इसको हम ये मानते हैं अगर इस सैक्रिफाइस हाँ। और ये तकलीफ है, हाँ। इससे भी अगर सरकार का दिल नहीं पिघलेगा तो हाँ। कब पिघलने वाला है। ठीक तो है। हमने ये सत्याग्रह का मोड इसलिए अपनाया है कि सरकार सत्याग्रह के मोड को समझे, ताकि सत्याग्रह करने वाले लोगों से बात करें, समस्या को हल करें, ताकि इस देश में हिंसक संगठनों को बढ़ने का मौका ही ना। मोहम्मद साहब, ये अच्छा आपने बताया राजगोपाल जी, क्योंकि हमारे देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि नेता सिर्फ वही नहीं होते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोगों की शादियों में जाते हैं। आप जैसे लोग भी होते हैं। मैं आपकी तारीफ थोड़ी कर देता हूँ कि इतने हजारों की संख्या में किसानों को लेकर आप पिछले 10 दिनों से चल रहे हैं और हर 12 किलोमीटर दिन में पूरे चलते हैं। इनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना है। ये आपके हिंदुस्तान की हकीकत है और कमिटमेंट, निष्ठा देखिए अपने मुद्दे को लेकर। और बिना हैशटैग किए हुए, मैं बार बार हैशटैग पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हुआ ये है कि मीडिया से लेकर जो सोशल मीडिया है उन सब पे जगह पर, अपने को भी मैं कह रहा हूँ, किसान जो हैं वो जनमत की बातों से, मुद्दों से विस्थापित हो गए। अब इस कमी को मैं ही अकेला पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी संजय चक्रवर्ती अपनी बात में लिख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये एक बड़ी समस्या है कि किसान को सही कीमत मिले और वो उस कीमत की हर किसान को सही जानकारी हो। इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे किया जाए सर? जी, जैसे उद्योगपति को अपने चीजों का दाम तय करने का अधिकार है, हाँ, क्योंकि वो अपना सील सिक्का लगा के कह देते हैं कि मैंने जो बनाया उसका दाम ये है, हाँ। जूते का दाम ये है, कपड़े का दाम ये है। हाँ ठीक है। हाँ, अभी भी किसान को ये अधिकार नहीं है ओके। अपने चीज का कीमत तय कर सके। और दूसरी तरफ सरकार ने इनको कह दिया है कि मिनिमम मूल्य पर हम खरीदेंगे। हाँ। ये मिनिमम मूल्य वाला जो आइडिया है कि हाँ। कम से कम पर हम तुम्हारे सामान खरीद लेंगे, उसके आगे हमारा कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि किसान को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो ये कैलकुलेट कर सकें सही ढंग से इन्वेस्टमेंट क्या है, 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट क्या रही है, आज इन्वेस्टमेंट क्या है खेत में। हाँ। इन्वेस्टमेंट के अनुसार अपने चीज का दाम तय कर सकें। हाँ। और सरकार को कह सकें ये है हमारा मिनिमम इस साल। ठीक है, ये ठीक तय है। करने के सरकार तय करने के बदले कि तुम्हारा मिनिमम हमने तय कर लिया। हम अपने दर्शकों को फिर बता दें कि इसमें सिर्फ राजगोपाल जी का ही पक्ष है। सुनिए, जो किसान इतने दिनों से पैदल चलकर आ रहे हैं उनका कई बार 1 घंटा प्राइम टाइम में आप उनको भी सुनिए, फिर कहाँ मौका मिलेगा। राजगोपाल जी, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण हमारे दर्शकों को दे सकते हैं जिससे वो और समझ सकें इस पूरी लड़ाई को, कि कहीं कोई ऐसा हुआ है कि किसान उद्योगपतियों के बीच बैठकर अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल तरीके से हुई और किसानों को लाभ भी मिला? कहीं कहीं हाँ। कुछ अच्छे ऑफिशियल्स आ जाते हैं। आखिर ये देश तो जिलों में बटा है। हाँ। कोई जिला कलेक्टर संवेदनशील है, वो कहता है मैं ताकत इस्तेमाल करके अधिग्रहण नहीं करूंगा, हाँ। भले ही कंपनी वाले मेरे से नाराज हो जाएं। हाँ। अधिकतर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोग कंपनियों के पक्ष में, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश हैं, हाँ। फेक पब्लिक हियरिंग कर रहा है, क्योंकि पब्लिक हियरिंग इसका अच्छा, एक ये भाग है। फर्जी पब्लिक हियरिंग होती है, जन सुनवाई। See, जो पक्ष में है उसको टेंट के अंदर लाओ, जो विपक्ष में है उसको डंडा लेके भगाओ। मैं कितने जगह की बात कहूँ आपको, जितने संवेदना की इतनी कमी है कि विरोध करने वाले लोगों को दुश्मन समझना, ये डेमोक्रेसी में चलता नहीं है। ये नहीं चलता। आपको उनसे ज्यादा ये चर्चा एक करना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है कि जो विरोध कर रहे हैं वो कोई विकास के दुश्मन नहीं है। तो आप हैशटैग जनरेशन को ये भी ध्यान में रखना है। पर आपने कलेक्टर से बात की, जयराम रमेश ने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा था, उसमें उनके हिसाब से कि सरकार ने ऐसे फर्जी जन सुनवाई करने वाले अधिकारियों को भी 2013 के कानून में लाया है कि उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन जो नया अध्यादेश है उसमें ये ढिलाई दी गई। क्या ये बात सही है? ये बात सही है जी। और ये हाँ। ये होना चाहिए। हाँ। कि जो भी कर्मचारी हाँ। लोगों को अनदेखा करते हैं, हाँ। लोगों का जो अधिकार है उसको छीनते हैं, हाँ। उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। नमस्कार इसलिए जी। वो जो प्रोविजन है, हाँ। वो बहुत महत्वपूर्ण वो प्रोविजन था। महत्वपूर्ण प्रोविजन provision था। है। ये जो अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल वाला जो मामला है, हाँ। लोगों के प्रति जवाबदेही वाला मामला है, ये आप हर जितनी बातें कर्मचारी गिना रहे हैं, हाँ। हमको लगता नहीं कि सरकार से बातचीत आपकी कामयाब हो, क्योंकि वो सरकार लीज वाले पहलू पर मानेगी नहीं। नहीं, अच्छी कहीं बात। ऐसा हुआ है लीज का आइडिया, मतलब हिंदुस्तान में, जिससे हम थोड़ा अपने दर्शकों को थोड़ा बता सकें? कई जगह पर कंपनियों ने लीज पर जमीन ली है। ली है। और किसान भी कई जगह पर अगर प्रोजेक्ट उचित है और उनको नुकसान नहीं होगा ये समझ में आता है तो जमीन देने को तैयार है। संवाद के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन आप जल्दीबाजी में कानून बना के वो आप नहीं कर सेक्शन सकते। 4 का नोटिस भेज के
आप वास्तव में नहीं कर जो पर एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर हम इतनी भीड़ में चल रहे हैं प्रिया, और कोई भी सेल्फी के लिए नहीं आया है। तो वो जो राष्ट्रीय रोग है वो भी मिडिल क्लास माइंडसेट का ही रोग है, तो समझने की जरूरत है। इनमें से किसी किसान ने हमारे माइक छीनकर अपनी बात कहने का प्रयास नहीं किया है। तो आप इसको आप समझिए कि जो लोग जनमत की आवाज से वंचित कर दिए गए हैं वो अब भी कितना अनुशासित हैं। ऐसे अनुशासित लोगों को क्या जल्दबाजी में सिर्फ ये कह देना कि विकास विरोधी हैं, ये हिंदुस्तान के जो जीडीपी की परमात्मा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जीडीपी के विरोधी होते तो माइक लेकर अब तक तो ये 10 बातें बोल चुके होते। पर इस बात के लिए इनका शुक्रिया कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही हमें तकलीफ हो, इसके लिए कोई इन्होंने किसी को कोई चेतावनी भी नहीं दी कि आप मत कीजिएगा, कैमरे वाले ऐसे आ रहे हैं। जरा जगह आप दे सकते हैं। तो हमें गोविंदाचार्य जी मिलते नहीं है, भाग जाते हैं माइक देके, तो आज पकड़ा गए हैं। आज यहाँ गोविंदाचार्य जी पकड़ाए हैं तो आज इनको पकड़ते हैं। गोविंद जी एक बात बताइएगा, जब भी चुनाव होता है तो हमारा दर्शन कुछ और होता है, लेकिन कोई भी सरकार, सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं है, वो क्या मजबूरी है कि वो आते ही इन सब चीजों को विकास के खिलाफ देखा जाने लगा। मैं भी इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ। नहीं मिला। हाँ, इसका मेरे दिमाग में एक ही उत्तर आया कि कहीं न कहीं राज्य संस्था के समझ के बारे में ही कहीं दोष है। राज्य व्यवस्था तो इसलिए बनाई गई कि उनका बचाव करे जो खुद का बचाव ना कर सके। इस समझ में कमी के कारण प्रतिबद्धता नहीं तो संवाद नहीं, संवाद नहीं हर संघर्ष को अपने विरोध मान लेना, तो मुद्दों पर न जाकर कौन कर रहा है इस पर आना, फिर तोड़ना, दमन करना, ये एक शास्त्र सा बन गया है मानो साइंस। लेकिन ये साइंस ऑफ गवर्नेंस एंटी पीपल है, एंटी पुअर है। पर गोविंदाचार्य जी ये बताइए कि इतना आपने जो भी समझा है, कोई बीच का रास्ता तो फिर बताइए कि जिससे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी थोड़ा एजुकेट हो। मैं मानता हूँ पहले तो संवाद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पहले से ही जब आप ला रहे थे कानून तब भी, अब आप क्या होता है जब आग लग जाती है तो पानी लेकर पहुंच जाते हैं। ठीक है। हमेशा फायर ब्रिगेड मशीन की तरह मत काम करिए, जिम्मेदार संवेदनशील सरकार की तरह अगर आप करें, पहले करना चाहिए था। अच्छा मान लो नहीं हुआ, जब जगे तब सवेरा। ठीक है। अभी ही आप सार्थक संवाद करें तो बैठिए और बैठकर क्या आप कर सकते हैं, आपकी क्या कठिनाई ये भी तो बताइए। आप सर्वज्ञ हैं और बाकी लोग बेवकूफ हैं, ऐसा क्यों मानते हैं आप? अपनी उनकी एक कठिनाई है, वो ये कहते हैं कि हम सामाजिक असर का अध्ययन करेंगे तो महीनों लग जाएंगे। आप 80% सहमति लाएंगे तो महीनों लग जाएंगे हमारा प्रोजेक्ट। उल्टा इसी को आप उल्टा तो आप किनके लिए हैं? आप उद्योगपतियों के लिए है कि प्रोजेक्ट के लिए है या जनता के लिए? जनता में भी आपकी नजर अगर अंतिम आदमी के हक और हित पर नहीं है, ऐसा विकास किस काम का? वो कहते हैं विकास होगा तो इन सबको रोजगार मिलेगा। कहीं आज वित्त मंत्री ने तो लिखा है कि इनके गांवों से जमीन ले ली जाएगी तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जमीन की कीमत बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। पूरी दुनिया का हवाला ले 10 साल में जिन नीतियों को आज भारत अपना रहा है, दुनिया भर में देखेंगे $1 से कम जीने वालों की संख्या 65 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ में से 130 करोड़ हो चुकी है। 130 करोड़ हो जी हाँ। तो कहाँ पहुँचे हम, ये भी तो देखें। पर ये आप देखिए अखबारों में से तो मेरा जो ओपिनियन बनता है, जो सूचना जहाँ से जिसमें मैं काम करता हूँ वहीं से सूचना भी लेता हूँ, उसमें ये कि जो स्वदेशी वाले लोग हैं बड़े विकास विरोधी है, दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तो ये नहीं। विकास किसका, विकास किसकी कीमत पर, विकास कैसे? चर्चा तो इस पर होने की जरूरत है। हर बच्चे को आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध रोज मिले, ये विकास की प्राथमिकता होगी। या नए नए प्रोजेक्ट्स ही बनेंगे और 47% बच्चे भारत के कुपोषण के शिकार रहेंगे। हम किसको विकास मानते हैं? जीडीपी और उसको विकास मानेंगे या इस अंतिम आदमी के हक और हित को मानेंगे? सवाल इस पर है। गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये मसला सिर्फ अधिग्रहण का नहीं है, जो विकास का मॉडल है उस पर भी सोचिए। ये टफ सवाल है, लेकिन ऐसा भी सवाल नहीं है कि आप इससे सोच नहीं सकते हैं। और बार बार ये लोग एक रेखांकित कर रहे हैं कि हमारे विरोध को आप किसी एंटी डेवलपमेंट के तरीके से ना देखें। हमारा संवाद का एक पक्ष है जो हमारा विरोध है। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो हम और भी लोगों से बात करेंगे इस सत्याग्रह मार्च के दौरान।
आजादी की शांति सेना जन सत्याग्रह लेकर आ गई गांधी जी की शांति सेना जन सत्याग्रह लेकर आ गई गांधी जी की शांति सेना जब दूर गरीबी होगी जब भूम गवी की होगी ये तब दूर गरीबी होगी जब भूम पदयात्रा लेकर आ गई गांधी जी की शांति सेना, ये गाना बज रहा है। गांधी का नाम आते ही, अम्बेडकर का नाम आते ही थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ये मेरा वीक पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं गांधी किसी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी हैं, एक गांधी इन लोगों के बीच में भी हैं जो सेना बनकर उस प्रधानमंत्री से अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। पर रमेश जी, आप एकता परिषद से हैं, मुझे इससे पहले मैं अगला सवाल पूछूं, ये जो संगठन है ये सब, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ये एकता परिषद संगठन है। हाँ। राजगोपाल जी, सुब्बाराव जी ने मिलकर बनाया। हाँ। और जब 70 के दशक में चंबल घाटी में बागियों का समर्पण हुआ, हाँ। उस समय राजगोपाल जी की प्रमुख भूमिका थी उस समर्पण को करवाने में। अच्छा। तो बागियों का जो समर्पण हुआ उस समय वो केवल 19-21 बरस के थे। और जब समर्पण हुआ तो समर्पण के बाद उन्होंने तय किया कि यदि ये बागी बने हैं तो कुछ तो कारण होगा। सब जानते हैं कि चंबल में लड़ाई मूंछों की है, चंबल में लड़ाई जमीन की है, जमीन में लड़ाई स्वाभिमान की है। तो उसकी जड़ में जाने के लिए वो छत्तीसगढ़ गए, नागालैंड गए, झारखंड गए, बिहार गए। जब लोगों से बातचीत किया तो ये समझ में आया कि उनको संगठित करना जरूरी है। उनको संगठित करेंगे तो शायद एक वंचितों का एक ऐसा परिषद बनेगा जिसको हम एकता परिषद। 19 साल की उम्र से, ब्रेक से पहले जिस राजगोपाल जी से हम बात कर रहे हैं, वो जमीन को लेकर काम कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। और जब हमने उनसे कहा बात करने के लिए तो उन्होंने कहा मद्रासी हिंदी चाहिए तो मेरे से बात करो, नहीं तो अच्छी हिंदी चाहिए तो रमेश जी से बात करो। लेकिन राजगोपाल जी ने जिस हिंदी को जिया है वो हिंदी संघर्ष वाली हिंदी है। उसमें पता नहीं चला कि वो मद्रासी है या बहुत अच्छी वाली हिंदी है। जो बात वो कह रहे हैं उन बातों से आप अपने खाली वक्त में टकराया कीजिए, ये ज्यादा बेहतर है समाज के लिए भी और देश के भविष्य के लिए भी। एक बात रमेश जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी वार्ताएं होंगी दिल्ली में, तो क्या समझौते की तरफ से कोई ऐसी कोई बिंदु है जो वो दो बात कह दें और आप लोग मान जाएंगे, या आप और व्यापक बदलाव चाहेंगे तब मानेंगे आप? देखिए, समझौते का जो सबसे पहला बिंदु हम लोगों ने रखा है, हम भारत सरकार को बार बार समझा रहे हैं कि आप जमीन छीनने की बात करें, अधिग्रहण की, जमीन बांटने की बात अभी आज तक आपने नहीं की। हम भूमि वितरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो गरीब लोग हैं इनके पास छीनने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास जमीन नहीं है, ये भूमिहीन लोग हैं, ये आवासहीन लोग हैं, इनको जमीन चाहिए। इसलिए हमारी पहली शर्त है कि भारत सरकार आवासीय भूमि का अधिकार का कानून लेके आए, जो 2013 में ऑलरेडी जो है सबको घर देंगे, सबको घर, सबको जमीन। केवल हम घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में घर के से ज्यादा महत्वपूर्ण है 10 डिसमिल जमीन, 4500 स्क्वायर फीट की जमीन देश के 5 करोड़ आवासीन परिवारों को मिले, ये हमारी सबसे पहली शर्त है। कई जगह ये बात आई है कि 2013 में जो कानून आया उस कानून में भी बहुत सारी कमियां थी, वो क्या थी कमियां? देखिए, 2013 के कानून में एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी जो खामी जो हम लोगों को नजर आई, उस कानून की खामी ये थी कि सामाजिक प्रभाव के आकलन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन यदि उस विश्लेषण में कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या करेंगे? तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे, लेकिन यदि इन्वायरमेंटल असेसमेंट में यदि यह आ गया कि दिल्ली के 3500 कंपनी पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो क्या एक्शन लेंगे, वो ये कानून कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता। तो जो कंप्लायंसेस है वो फिक्स नहीं करता। जब तक आप कंप्लायंसेस फिक्स नहीं करेंगे तो ये ऐसी है कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया, मैं थोड़ा सा आपको जुर्माना देख के छूटना चाहता हूँ। तो ये जो जुर्माना लेने की जो प्रक्रिया उस कानून ने जो डिफाइन कर दी थी, मुझे लगता है कि उससे ऊपर जाने की बात होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। पर मुझे ये उसमें सोशल इम्पैक्ट का उसका एक बात है, पर ये जो मुआवजा, जो जमीन की कीमत है, वो भी अब सबको ही जानते हैं कि जमीन सीमित है। और जेटली जी ने कहा कि जमीन का जो अधिकार है वो सॉवरेन अधिकार है, यानी देश का अधिकार है। राज्य के पास राज्य ही आपकी जमीन का अंतिम मालिक है। देखिए, ये तो एक ब्रिटिश धारणा है, ब्रिटिश धारणा है। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में जब पहला परमानेंट सेटलमेंट का एक्ट लेके आया भारत में, तो ये 1793 का मानसिकता है। यदि आप 1793 की मानसिकता पे जीना चाहते हैं तो हम क्या कहें? आप आज की मानसिकता पे, सॉवरेन राइट 1793 की मानसिकता है, यानी जमीन जो है आपकी, उसका मालिकाना हक राज्य के पास है। ये सही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास
आप संस्कृति और परंपरा में भी तो राज्य और राष्ट्रवाद से पीछे चले जाते हैं। तो जमीन के अधिकार के मामले में भी आप 1793 से पहले जाइए कि जब लोगों के पास जमीन थी तब उसका मालिक कौन होता था, है ना। ये एक है। अगर कोई 10वीं 11वीं या 12वीं के कोई छात्र हों और जो राजगोपाल जी और रमेश जी को सुनते हुए ये समझना चाहते हैं, 3-4 पॉइंट में अगर आप बता दें कि क्या बेहतर रास्ता हो सकता है इस पूरे मसले का। देखिए, सबसे बेहतर रास्ता ये हो सकता है कि भारत की सरकार भूमि सुधार की नीति लेके आए। नीति लेकर आए। जब तक नीति नहीं लाएंगे तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कानून और नीति में अंतर है। बिल्कुल, कानून और नीति में अंतर। नीति मतलब आपका एक मार्गदर्शिका क्या है, देश के जमीन को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि देश के जो सबसे वंचित है, मैं अपने आप को इस देश का नागरिक क्यों कहूं यदि मेरे पास एक परमानेंट ठिकाना भी ना हो। तो केवल मेरे पास बीपीएल कार्ड है इसलिए मैं अपने आप को देश का नागरिक कहूं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में उसका हक है, इसकी जमीन पे हक है, इसलिए आवासीय भूमि के अधिकार के कानून से हम कोई समझौता नहीं करना चाहते और हम अपनी लड़ाई तब तक जारी। ये हमारा दूसरा मसला है। तीसरा मसला हम ये कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों केस अदालतों में लंबित पड़े हैं। यदि एक कलेक्टर के ऊपर केस होता है तो उसको सरकारी सहायता मिलती है, लेकिन गरीब आदमी को तो कोई सहायता नहीं। इस देश में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 87 में पास हुआ, 1987 का कानून है, लेकिन आज तक 0%, 1% भी उसका लोगों को मदद नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें ये बदलाव भी हुआ है कि सिविल सर्वेंट पे आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं पहले 2013 के कानून में। बहुत सारे सवाल हैं, हमने प्रयास किया इन लोगों के साथ चलते हुए जानने समझने का। देखिए, 120-121 साल लग गए इस मुद्दे तक पहुंचने में। किसानों ने अपने संघर्ष की कितनी लंबी यात्राएं की, और उन किसानों को भी याद कीजिए कि जिनकी जमीनें ले ली गई, जो विस्थापित कर दिए गए। आज मुआवजे की किसी राशि की बात होती है जो बहुत आकर्षक लगती है, ये राशि 25 लाख या 50 लाख, तब तो उनको 5,000 रुपए भी नहीं मिले। और इस दिल्ली में ही बहुत सारे लोग कागज लेकर घूमते हुए मिल जाएंगे कि जिनकी जमीन ली गई लेकिन उनको 10,000 20,000 रुपया भी ढंग से नहीं मिला और पीढ़ियां बर्बाद हो गई या विस्थापित हो गई। ये बहुत ही जटिल मसला है। इस मसले को ये लोग विकास के विरोधी हैं या सरकार ही विकास कर रही है, इससे अलग हटकर जरा खुले मन से, ये टफ क्वेश्चन है हमारे लोकतंत्र का और विकास की अवधारणा का, उससे टकराइए और फिर हैशटैग करते रहिए जो आप फील करते हैं, लेकिन मेहरबानी करके नहीं, जानकारी और समझ के आधार पर। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त बिताया। नमस्कार।